Okay, good evening everyone. This is chapter number 4, Travels, the Coos and the Vision of a Golden Age. In this chapter, we had studied about Birsa Munda, who was a tribal of Chotanagpur Plateau, Mundas, Chotanagpur in Bihar, Mundas from Bihar, Bihar forest, the forest near Chotanagpur Plateau, and also we discussed about the travel groups, how did travel groups live, and like they were somewhere jhum cultivators, somewhere hunter gatherers, somewhere some herded animals, and now we will discuss about how did colonial rule affect tribal life. कॉलोनियल रूल का ट्राइबल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हियर वी विल सी दैट कि अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले इन मेनी एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ में जो ट्राइबल चीफ थे वही जो थे इम्पोर्टेंट थे। वो इकोनॉमिक पावर फॉरेस्ट में इंजॉय करते हैं एंड दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर। वो फॉरेस्ट में इकोनॉमिक पावर इंजॉय करने के साथ साथ वो फॉरेस्ट में एडमिनिस्टर और पूरी अपनी टेरिटरीज़ को कंट्रोल भी कर रहे हैं। मतलब उनका फॉरेस्ट में एक पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक किंगडम बना रखा है, उन्होंने अपनी एक पूरी अथॉरिटी बना रखी है फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि तो ये सब हो रहा है बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले। कुछ इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, और कहीं कहीं तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उनकी अपनी पुलिस भी थी और वो अपना लोकल रूल भी, लैंड पे अपना लोकल रूल चलाते थे, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी करते थे। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल के अंडर जब ब्रिटिश रूल आई तो उनका जो पावर था, उनका जो फंक्शन था, जो ये ट्राइबल चीफ लोग, हम ट्राइबल चीफ की बात कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की नहीं, जो उनके चीफ होते थे, सरदार होते थे, वो क्या करते थे। अब उनको क्या हुआ कि ब्रिटिश आने के बाद उनका जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो धीरे धीरे लॉस्ट हो गया, ख़त्म होने लगा। और वो जो है उनको फोर्स किया गया कि वो उनको जो फॉरेस्ट लॉ बना हुआ है वो उनको फॉलो करना ही करना है। और इतना ही नहीं, उनको ट्रिब्यूट भी पे करना है ब्रिटिशर्स को। ट्रिब्यूट मतलब कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलेगा, जो भी इनको मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट इनको ब्रिटिश को भी देना होगा और इनको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा ट्राइबल ग्रुप्स को। तो ये सारी जो कि वो इतना सारा इकोनॉमिक पावर और अपनी राइट को एंजॉय कर रहे थे, टेरिटरीज़ को कंट्रोल करके रखे हुए थे, ब्रिटिश के आने के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी क्या होता है कि एक ट्राइबल ग्रुप्स था जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे। तो इस ग्रुप में ये था कि जो ब्रिटिश थे वो इन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ग्रुप के साथ अनकंफर्टेबल थे। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के पास कोई होम नहीं होता था, और अब इनके पास कोई होम नहीं है तो ये क्या करते थे, तो ब्रिटिश को इनसे कोई मुनाफा, कोई एडवांटेजेस ही नहीं होती थी, तो फिर ये क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि ये लोग सेटल डाउन हो जाएं और ये लोग एक ही जगह पे लैंड में कल्टीवेशन करें, जिससे इनको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा और ये इनसे रेगुलर रेवेन्यू भी ले पाएंगे। और इसीलिए ब्रिटिश ने लैंड सेटलमेंट शुरू किया था, जिससे उनको अच्छे से रेवेन्यू ट्राइबल कम्युनिटीज़ से भी मिल पाए। और फिर उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया था हर एक लैंड के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट कहाँ तक हैं, और उन्होंने रेवेन्यू डिमांड भी अपने फिक्स कर रखे थे। तो आगे क्या होता है कि जो ब्रिटिश ने जो ये तरीके उसने यूज़ किए थे झूम कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट में, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो झूम कल्टीवेटर्स थे, इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लो कल्टीवेशन इजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जहाँ रहते थे कभी कभी वहाँ पे वाटर की कमी होती थी, कभी सॉइल ड्राई होता था, तो प्रॉब्लम होती थी इनको प्लो कल्टीवेशन करने में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो रहने वाले झूम कल्टीवेटर्स थे, उनको वो क्या हुआ कि वो अब वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है। और वो बहुत सारे फॉरेस्ट के बहुत सारे पार्ट पे जो है वो ब्रिटिश उनको जो है एक तरफ ये प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, तो दूसरी तरफ तो हम देखते हैं कि अब क्या होता है कि फॉरेस्ट लॉज बन रहे हैं, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। तो ये फॉरेस्ट लॉ क्या बन रहा है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनकी लाइफ जो है इन फॉरेस्ट लॉज आने से कितना इम्पैक्ट हो रही है।
उसके बाद जो ये ब्रिटिश एक्सटेंडेड, अब ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो अपने पावर को फॉरेस्ट के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि फॉरेस्ट लॉ इन्होंने बनाना शुरू किया, तो सबसे पहला इन्होंने ये कहा कि जो ये फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट वॉज द स्टेट प्रॉपर्टी। और कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट का डिक्लेयर करने का मतलब हो गया कि अब उस फॉरेस्ट पे केवल वही प्रोड्यूस होगा जो ब्रिटिश चाहेंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल कि वो चाहते थे कि टिम्बर प्रोड्यूस हो। टिम्बर का यूज़ वो लोग कहाँ करते थे? स्लीपर्स बनाने में। स्लीपर्स यानी कि जो रेलवे की जो स्लीपर्स होती हैं उसको बनाने में टिम्बर्स का यूज़ करते थे। तो ये चाहते थे कि ये जितने भी शिफ्ट कल्टीवेटर्स हैं, झूम कल्टीवेटर्स हैं, ये सब क्या करें, ये हमारे लिए फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है ये हमारे अब इन्होंने क्या किया ना, अब इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए थी रेलवेज बनाना। रेलवे बनाने के लिए उनको बीच में रेलवे लाइन में स्लीपर बनाया जाता है, तो वो स्लीपर के लिए लकड़ी चाहिए होती है। तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट कौन देगा? क्योंकि ये झूम कल्टीवेटर्स थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, हम आपको स्मॉल पैच ऑफ लैंड दे देते हैं, कुछ आपको लैंड दे देते हैं, बस एक कंडीशन ये रहेगी कि आप उस लैंड पे वेजेस करेंगे, मतलब आप लेबर देंगे अपनी, और बदले में ठीक है, वो आप अपनी लेबर देंगे। तो और बहुत ही चीप रेट पे इनको जो है ख़रीद लिया जाता था। आगे हमने देखा कि झूम कल्टीवेटर्स को, तो अब झूम कल्टीवेटर्स के साथ ये हो गया कि अब इनको, क्योंकि झूम इनके साथ प्रॉब्लम होती थी, तो इनको स्मॉल पैच ऑफ लैंड दे दिया गया और इनको कहा गया कि आप जो है लेबरगिरी करेंगे वहाँ पे इस फॉरेस्ट। और किसके लिए काम करें? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। क्या काम करेंगे? कि आप जो है फॉरेस्ट की देखभाल करेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह उनको सस्ते में चीप लेबर इनको मिल जाते हैं ब्रिटिश को। फिर आगे क्या होता है? ओके क्लास, सो यहाँ तक फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट था। आगे की जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करते हैं।